हेलो एवरीवन। तो आज हम रिवीजन करने जा रहे हैं अपने सीए इंटर कॉर्पोरेट लॉ का चैप्टर नंबर 12 जिसका नाम है द लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो हमारा ये पार्लियामेंट में पास हुआ जो बिल है 12 दिसंबर 2008 को हमारा एलएलपी का पार्लियामेंट में बिल पास हुआ। और उसके बाद द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैज असेंटेड द बिल ऑन 7 जनवरी 2009। उसके बाद हमारा ये एलएलपी एक्ट 2008 बन गया। तो इस एक्ट में आपके 4 शेड्यूल है। जो फर्स्ट शेड्यूल है हमारा द फर्स्ट शेड्यूल विद म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ पार्टनर्स। तो जो फर्स्ट शेड्यूल है आपका वो आपका डील करता है पार्टनर्स का जो म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ पार्टनर है, अगर उनके बीच में जो उनका फॉर्मल एग्रीमेंट है वो अब्सेंट है तो। उसके बाद जो सेकंड शेड्यूल है आपका वो आपका बात करता है कन्वर्जन ऑफ ए फर्म इनटू एलएलपी। एंड जो आपका थर्ड शेड्यूल है वो बात करता है कन्वर्जन ऑफ ए प्राइवेट कंपनी इनटू एलएलपी। जो आपका फोर्थ शेड्यूल है वो आपकी बात करता है कन्वर्जन ऑफ ए अनलिस्टेड कंपनी इनटू एलएलपी। तो जो आपकी लिस्टेड कंपनी है वो आपकी एलएलपी में कन्वर्ट नहीं की जा सकती। LLP is a form of business organization is an alternative corporate business cycle। तो ये एक alternative corporate business cycle है। It provides the benefits of limited liability but allows its members the flexibility of organizing their internal structure as a partnership based on a mutual arrived agreement। तो ये आप एक तो आपको लिमिटेड लाइबिलिटी भी देती है और दूसरा जो है ये पार्टनरशिप की जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो भी प्रोवाइड करती है पार्टनर्स को। एलएलपी इज़ अ न्यू फॉर्म ऑफ लीगल बिजनेस एंटिटी विद लिमिटेड लाइबिलिटी। इट इज़ एन अल्टरनेटिव कॉर्पोरेट बिजनेस व्हीकल दैट नॉट ओनली गिव्स द बेनिफिट्स ऑफ लिमिटेड लाइबिलिटी। ये वही चीज़ है जो हमने पढ़ लिया अपना। एलएलपी आपकी एक सेपरेट लीगल एंटिटी है। तो ये आपके एलएलपी के हैं न्यू फॉर्म ऑफ लीगल बिजनेस अल्टरनेटिव कॉर्पोरेट बिजनेस व्हीकल है ये। अलाउ द पार्टनर्स द फ्लेक्सिबिलिटी। उसके बाद लाइबिलिटी ऑफ पार्टनर्स आपकी लिमिटेड रहती है। एंड एलएलपी इटसेल्फ विल बी लाइबल फॉर द फुल एक्सटेंट ऑफ इट्स एसेट्स। तो ये चीज़ आपकी है आपकी एलएलपी। उसके बाद हम बात करते हैं डेफिनेशंस की। सबसे पहले बॉडी कॉर्पोरेट इट मीन्स ए कंपनी एज डिफाइंड इन क्लॉज 20 ऑफ सेक्शन 20। मतलब जो भी कंपनीज एक्ट में डिफाइन करी गई हैं वो सब बॉडी कॉर्पोरेट में आती हैं। उसके साथ साथ आपकी एलएलपी आती है जो इस एक्ट के अंडर रजिस्टर्ड है। फिर आपकी एलएलपी जो इंडिया के बाहर इनकॉर्पोरेट हुई है वो भी आती है। उसके बाद कोई कंपनी आपकी जो इंडिया के बाहर इनकॉर्पोरेट हुई है वो भी आपकी बॉडी कॉर्पोरेट में आती है। उसमें एंड बॉडी कॉर्पोरेट डज नॉट इंक्लूड एक कॉरपोरेशन सोल एक कोऑपरेटिव सोसाइटी तो एंड एनी अदर बॉडी कॉरपोरेट जो भी आपके सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफिकेशन से स्पेसिफाई करेगी। तो ये चीज़ें आपकी बॉडी कॉरपोरेट्स में नहीं आती हैं। उसके बाद बात करते हैं फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर इन रिलेशन टू एलएलपी मींस द पीरियड फ्रॉम द 1 अप्रैल ऑफ द ईयर टू द 31st डे ऑफ मार्च ऑफ द फॉलोइंग ईयर। तो ये आपका नॉर्मल जो है वो फाइनेंशियल ईयर होता है। और अगर आपकी जो फर्म है एलएलपी है वो आपकी अगर 30 डे ऑफ सितंबर के बाद आपकी इनकॉर्पोरेट हुई है तो जो आपका फाइनेंशियल ईयर होगा वो अप्रैल से स्टार्ट होगा और आपका एंड होगा अगली 31st डे ऑफ मार्च को 31st डे ऑफ मार्च ऑफ द नेक्स्ट फॉलोइंग ईयर। तो ये है आपका फाइनेंशियल ईयर। उसके बाद आपका फॉरेन एलएलपी है। इट मीन्स एलएलपी फॉर्म्ड इनकॉर्पोरेटेड और रजिस्टर्ड आउटसाइड इंडिया। तो ऐसी आपकी एलएलपी जो इंडिया के बाहर रजिस्टर या इनकॉर्पोरेट हुई है वो आपकी फॉरेन एलएलपी। फिर है आपकी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एग्रीमेंट। तो ये एग्रीमेंट होता है जो आपका पार्टनर्स के बीच में। उसके बाद बात करते हैं स्मॉल लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। इट मीन्स ए लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप जिसका जो आपका द कंट्रीब्यूशन ऑफ विच डज नॉट एक्सीड्स 25 लाख रुपीज़ एंड द टर्नओवर ऑफ विच एज पर द स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स एंड सोलवेंसी फॉर द इमीडिएट प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर डज नॉट एक्सीड 40 लाख रुपीज़। तो आपकी ऐसी पार्टनरशिप एलएलपी जिसका आपका जो कंट्रीब्यूशन है वो आपका 25 लाख रुपये से ज़्यादा नहीं है और जो आपका टर्नओवर है प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का वो आपका 40 लाख रुपीज़ से ज़्यादा नहीं है। तो वो है आपकी स्मॉल एलएलपी। उसके बाद बात करते हैं कैरेक्टर्स ऑफ एलएलपी।
सबसे पहले आपकी जो एलएलपी है वो बॉडी कॉर्पोरेट है, हमने देख लिया। उसके बाद आपका जो एलएलपी है परपेचुअल सक्सेशन है, मतलब एलएलपी कैन कंटिन्यू इट्स एग्जिस्टेंस रिस्पेक्टिव ऑफ चेंजेस इन द पार्टनर्स, मतलब पार्टनर्स की डेथ या इंसैनिटी या रिटायरमेंट से आपकी जो एलएलपी है उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसके बाद है आपकी सेपरेट लीगल एंटिटी है फर्म। फिर आपका जो है म्यूचुअल एजेंसी होती है। म्यूचुअल एजेंसी का मतलब है आपका ऑल द पार्टनर्स विल बी द एजेंट्स ऑफ द एलएलपी अलोन, नो वन पार्टनर कैन बाइंड द अदर पार्टनर बाय हिज एक्ट, मतलब सारे के सारे पार्टनर हैं जो वो आपके जो एलएलपी है उसके एजेंट रहेंगे, लेकिन कोई भी पार्टनर एक दूसरे का एजेंट नहीं रहेगा। उसके बाद आपका एलएलपी एग्रीमेंट है, हमने पढ़ लिया वो म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ द पार्टनर्स विद इन एलएलपी आर गवर्नड बाय एग्रीमेंट। फिर है आपका आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। एलएलपी आपकी एक आर्टिफिशियल लीगल पर्सन होती है क्योंकि वो आपके लीगल प्रोसेस से बनी है। एंड उसके बाद आपकी कॉमन सील, एलएलपी के पास कॉमन सील भी हो सकती है अगर वो रखना चाहे तो। एलएलपी में हैव ए कॉमन सील इफ़ इट डिसाइड्स टू हैव। उसके बाद हमने लिमिटेड लाइबिलिटी पढ़ लिया कि यार पार्टनर की आपकी जो है वो लाइबिलिटी लिमिटेड होगी। लाइबिलिटी ऑफ द पार्टनर्स विल बी लिमिटेड फॉर देयर एग्रीड कंट्रीब्यूशन। उसके बाद आपका मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस। द पार्टनर्स इन द एलएलपी आर इंटाइटल्ड टू मैनेज बिजनेस ऑफ द एलएलपी बट ओनली द डेजिग्नेटेड पार्टनर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द लीगल कंप्लाइंस। अभी हम आगे देखेंगे कि ये डेजिग्नेटेड पार्टनर्स क्या होते हैं। उसके बाद आपका मिनिमम एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स। तो आपका जो मिनिमम है वो 2 होने चाहिए और मैक्सिमम आपके कितने भी हो सकते हैं, उसकी कोई लिमिट नहीं है। फिर बिजनेस फॉर प्रॉफिट ओनली, मतलब जो आपकी एलएलपी है वो आपकी ओपन होनी चाहिए सिर्फ प्रॉफिट के उससे आपके प्रॉफिट के पर्पज से ही ओपन होनी चाहिए। उसके बाद है आपका कन्वर्जन इनटू एलएलपी। तो आपकी एक फर्म, प्राइवेट कंपनी, अनलिस्टेड कंपनी, पब्लिक कंपनी जो है वो आपकी कन्वर्ट हो सकती है एलएलपी में, लेकिन जो आपकी लिस्टेड कंपनी है वो आपकी कन्वर्ट नहीं हो सकती एलएलपी में। उसके बाद हमने फॉरेन एलएलपी देख लिया, वो एलएलपी जो आपकी इंडिया के बाहर इनकॉर्पोरेट हुई हैं वो। और एडवांटेज ऑफ एलएलपी हमने देख ली है कि जो ऑर्गेनाइज एंड ऑपरेट्स ऑन द बेसिस ऑफ द एग्रीमेंट, प्रोवाइड्स फ्लेक्सिबिलिटी विदाउट इम्पोजिंग डिटेल लीगल एंड प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट्स, ईजी टू फॉर्म है आपकी, एंड ऑल पार्टनर्स एंजॉय लिमिटेड लाइबिलिटी एंड आपका ईजी टू डिसोल्व है। उसके बाद बात करते हैं पार्टनर्स। एनी इंडिविजुअल और बॉडी कॉर्पोरेट में भी ये पार्टनर इन एलएलपी, मतलब कोई भी इंडिविजुअल या फिर बॉडी कॉर्पोरेट आपकी जो है वो एलएलपी में पार्टनर हो सकती है। एंड एन इंडिविजुअल शैल नॉट बी कैपेबल ऑफ बिकमिंग ए पार्टनर इफ़ ऑफ एलएलपी इफ़, अगर ये जो हैं आपके 3 कंडीशंस हैं, अगर इनमें से कोई भी सेटिस्फाई होती है तो वो आपका पर्सन जो है वो पार्टनर नहीं बन सकता। पहला है कि वो आपका अनसाउंड माइंड का है, दूसरा है आपका वो एक अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट है, और तीसरा है कि उसने अप्लाई किया है आपका इंसॉल्वेंसी के लिए और एप्लीकेशन अभी आपकी पेंडिंग है। तो इन तीनों में से कोई भी आपका जो है वो एलएलपी का पार्टनर नहीं बन सकता। द फॉलोइंग पर्सनस कैन बी पार्टनर। इंडिविजुअल्स आपके, चाहे वो रेजिडेंट हो या फिर आपका नॉन रेजिडेंट हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपकी लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप पार्टनर बन सकती है, कंपनीज बन सकती हैं आपकी, फॉरेन कंपनी भी, और उसके बाद फॉरेन लिमिटेड लाइबिलिटी जो आपकी फॉरेन एलएलपी थी वो भी आपकी पार्टनर बन सकती है। लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप्स इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, ये भी आपकी पार्टनर बन सकती है, और फॉरेन कंपनीज भी आपकी पार्टनर बन सकती हैं। आपकी कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड कॉरपोरेशन सोल आपके जो हैं वो एलएलपी के पार्टनर नहीं बन सकते। उसके बाद है आपका मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर, सेक्शन 6। एवरी एलएलपी शैल हैव एटलीस्ट 2 पार्टनर्स। अगर किसी भी टाइम के जो आपके वो 2 पार्टनर्स से कम होते हैं और उसके बाद भी एलएलपी अगर आपकी बिजनेस कैरी ऑन करती है 6 महीने से ज़्यादा, और जो आपका उस टाइम पे पार्टनर है उसे ये पता है कि आपका एक पार्टनर कम हो चुका है लेकिन वो फ्री बिजनेस कर रहा है, तो जितने भी उस टाइम पे ऑब्लिगेशंस होंगे कंपनी के वो सभी पे वो अकेले लाइबल होगा, उन सभी ऑब्लिगेशंस के जो भी उस पीरियड में उसने किए होंगे। उसके बाद बात करते हैं डेजिग्नेटेड पार्टनर्स। एवरी एलएलपी शैल हैव एट लीस्ट 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर्स हु आर इंडिविजुअल्स एंड एट लीस्ट 1 ऑफ देम शैल बी रेजिडेंट इन इंडिया। मतलब हर एलएलपी के आपके जो है वो 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर्स होने चाहिए और उन 2 में से आपका एक जो है वो आपका रेजिडेंट इन इंडिया भी होना चाहिए। अगर आपकी जो पार्टनर्स हैं एलएलपी के वो बॉडी कॉर्पोरेट है या फिर एलएलपी हैं, तो जो उनके आपके
नॉमिनीज होंगे वो आपके डेजिग्नेटेड पार्टनर्स बनेंगे एलएलपी में। इफ़ द इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट स्पेसिफाइज हु आर टू बी डेजिग्नेटेड पार्टनर्स सच पर्सन शैल बी डेजिग्नेटेड पार्सन। अगर आपका जो इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट है उसमें लिखा हुआ है कि कौन आपके डेजिग्नेटेड पार्टनर्स हैं, तो फिर वही आपके पार्टनर्स बनेंगे। उसके बाद है आपका स्टेट्स द ईच ऑफ द पार्टनर्स फ्रॉम टाइम टू टाइम ऑफ द एलएलपी टू बी डेजिग्नेटेड पार्टनर्स एवरी पार्टनर शैल बी ए डेजिग्नेटेड पार्टनर। तो अगर आपकी जो इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट है उसमें लिखा है कि जो आपके पार्टनर्स हैं वो टाइम टू टाइम बदलते रहेंगे और सारे पार्टनर्स आपके वो डेजिग्नेटेड पार्टनर बनेंगे, तो फिर आपके सारे ही पार्टनर्स डेजिग्नेटेड पार्टनर्स बनेंगे टाइम टू टाइम। एनी पार्टनर में बिकम ए डेजिग्नेटेड पार्टनर बाय एंड इन अकॉर्डेंस विद एलएलपी एग्रीमेंट एंड ए पार्टनर में सीज टू बी ए डेजिग्नेटेड पार्टनर इन अकॉर्डेंस विद एलएलपी एग्रीमेंट। मतलब कोई भी पार्टनर आपका जो है वो डेजिग्नेटेड पार्टनर बन सकता है और कोई भी पार्टनर जो है आपको डेजिग्नेटेड पार्टनर से हट सकता है। एन इंडिविजुअल शैल नॉट बिकम ए डेजिग्नेटेड पार्टनर इन एनी एलएलपी अनलेस ही हैज़ गिवन हिज प्रियर कंसेंट टू एक्ट एज सच थ्रू द एलएलपी इन सच फॉर्म एंड मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। तो तब तक कोई भी इंडिविजुअल को आपको डेजिग्नेटेड पार्टनर नहीं बनना चाहिए जब तक कि उसने अपनी प्रियर कंसेंट ना दे दी हो एलएलपी को। उसके बाद एवरी एलएलपी शैल फाइल विद द रजिस्ट्रार the particulars of every individual who has given his consent to act as designated partners in such form and manner as may be prescribed within 30 days of the appointment। तो जो आपके एलएलपी है उसका रजिस्ट्रार के पास सारे जो इंडिविजुअल था जिन्होंने अपनी कंसेंट दी है डेजिग्नेटेड पार्टनर बनने के लिए, तो वो सब आपको 30 डेज़ के अंदर उन सब के आपके जो पर्टिकुलर्स है वो रजिस्ट्रार के पास कंपनी को वो फाइल करने होते हैं। एवरी डेजिग्नेटेड पार्टनर ऑफ द एलएलपी शैल ऑब्टेन ए डेजिग्नेटेड पार्टनर आइडेंटिफिकेशन नंबर। तो आपका जो भी डेजिग्नेटेड पार्टनर हैं आपके उन सब के पास आपका एक डीपिन जो होता है वो होना चाहिए डेजिग्नेटेड पार्टनर आइडेंटिफिकेशन नंबर। तो ये आपका सेंट्रल गवर्नमेंट से उन्हें लेना होता है। उसके बाद बात करते हैं लायबिलिटीज ऑफ डेजिग्नेटेड पार्टनर्स सेक्शन 8। ए डेजिग्नेटेड पार्टनर शैल बी responsible for doing all the acts, matters and things are required to be done by the limited liability partnership in respect of compliance with the provision of this act, including filing of any document, return statement and like the report pursuant to the provisions of this act। तो जो आपका डेजिग्नेटेड पार्टनर है वो जो कोई भी अगर लिमिटेड लाइबिलिटी को कॉम्प्लायंस पूरा करना है इस एक्ट का, वो उस सब के लिए वो लाइबल होगा। एंड ही इज़ लाइबल टू ऑल द पेनल्टीज इम्पोज्ड ऑन द एलएलपी फॉर एनी कंट्रावेंशन ऑफ दोज प्रोविजंस। अगर वो कोई भी कंट्रावेंशन होता है एलएलपी के द्वारा तो वो उन सब पेनल्टीज़ के लिए लाइबल होगा जो आपका डेजिग्नेटेड पार्टनर है वो। उसके बाद बात करते हैं चेंजेस इन डेजिग्नेटेड पार्टनर सेक्शन 9। ए लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप में अपॉइंट ए डेजिग्नेटेड पार्टनर विद इन 30 डेज ऑफ ए वैकेंसी अराइजिंग फॉर एनी रीजन एंड प्रोविजन। तो आपकी अगर कोई भी वैकेंसी अराइज होती है तो उसके 30 डेज़ के अंदर जो आपकी एलएलपी है वो नया डेजिग्नेटेड पार्टनर आपका अपॉइंट कर सकती है। उसके बाद बात करते हैं पनिशमेंट फॉर कंट्रावेंशन। अगर जो आपका नंबर है वो डेजिग्नेटेड पार्टनर किसी भी टाइम पे 2 से कम होता है और या फिर जो 2 हैं उनमें से कोई भी आपका रेजिडेंट इन इंडिया नहीं है, तो इस कंट्रावेंशन के लिए जो आपके सारे पार्टनर्स और एलएलपी हैं उन पे 10,000 तक की पेनल्टी लग सकती है। और अगर कंट्रावेंशन कंटिन्यू रहता है तो 100 रुपीज़ डेली की भी आपकी पेनल्टी लग सकती है, जो कि आपकी मैक्सिमम 1 लाख एलएलपी के लिए एंड 50,000 आपकी जो है फॉर एवरी पार्टनर ऑफ सच एलएलपी तक इतनी पेनल्टी आपकी लग सकती है। एंड अगर एलएलपी ने कोई कॉन्ट्रावेंशन किया है कंसेंट लेने में डेजिग्नेटेड पार्टनर की, तो उसके लिए भी पी एंड एवरी डेजिग्नेटेड पार्टनर शैल बी लाइबल टू ए पेनल्टी ऑफ 5,000 रुपीज़ इन केस ऑफ कंटिन्यूइंग कॉन्ट्रावेंशन विद फर्दर penalty of 100 rupees per day subject to maximum 50,000 for LLP and 25,000 for every designated partner। तो ये आपकी जो है पेनल्टी है। उसके बाद if the LLP contravenes the provisions of this act, the LLP and its every partner shall be liable to a penalty of 10,000 in case of continuing contravention with the further penalty of 100 per day subject to maximum 1 lakh and LLP 50,000 and for एवरी पार्टनर। उसके बाद बात करते हैं इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट। इनकॉर्पोरेशन ऑफ एलएलपी। द मोस्ट इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट नीडेड फॉर रजिस्ट्रेशन इज
इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट। तो आपका सबसे इम्पोर्टेंट जो डॉक्यूमेंट है वो है आपका इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट। फॉर ए LLP टू बी इनकॉर्पोरेटेड, two or more persons associated for carrying on a lawful business with a view to earn profit shall subscribe their names to an incorporation document. The incorporation document shall be filed in such manner and such fees as may be prescribed with the registrar of the state in which the registered office of the LLP is to be situated. जो भी आपका डॉक्यूमेंट है इनकॉर्पोरेशन का वो आपका रजिस्ट्रार के पास जहाँ भी उनका ऑफिस है उसमें आपको सबमिट करना है। एंड इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट्स आर नाउ प्रोसेस्ड इलेक्ट्रॉनिकली बाय रजिस्ट्रार सेंट्रल रजिस्ट्रेशन सेंटर सिंस 2 अक्टूबर 2018। तो आपके जो 2 अक्टूबर 2018 से जो है वो आपके इनकॉर्पोरेशन के डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो सब इलेक्ट्रॉनिकली प्रोसेस होते हैं रजिस्ट्रार के द्वारा। उसके बाद है आपके स्टेटमेंट्स कौन कौन सी फाइल करी जाएंगी। There shall be filed along with the incorporation document a statement in the prescribed form made by either an advocate, company secretary, a chartered accountant or a cost accountant who is engaged in the formation of the LLP by anyone who subscribed his name to the incorporation document, that all the requirement of this act and the rules made thereunder have been compiled with in respect of incorporation and matters precedent and इंसिडेंटल देयर टू। तो आपका एक डिक्लेयर स्टेटमेंट आप कैसे देनी होगी कि जो भी आपके रूल्स वगैरह हैं वो सब कंपाइल करे गए हैं इनकॉर्पोरेशन के एस्पेक्ट में। आपके जो आपका इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट है वो आपका इंक्लूड करेगा द इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट शैल बी इन फॉर्म एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड, स्टेट द नेम ऑफ LLP, state the proposed business of LLP, state the address of the registered office of LLP, state the name and address of each persons who are partners, और जो आपके जितने भी डेजिग्नेटेड पार्टनर्स होंगे उनका भी आपका नाम एंड एड्रेस। उसके बाद आपकी जो कोई और इन्फॉर्मेशन जो भी आपकी प्रिस्क्राइब करी जाएगी वो सब भी उसके अंदर होना चाहिए इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट में। इफ़ ए पर्सन मेक्स a statement as discussed of which he knows to be false, does not believe to be true, shall be punishable। तो अगर कोई पर्सन है वो आपकी स्टेटमेंट देता है जो उसे पता है कि वो गलत है और या फिर वो विश्वास करता है कि वो सही नहीं है, वो सच नहीं है, तो वो पनिशेबल है विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ ए टर्म विच में एक्सटेंड टू 2 years 2 साल तक की जेल, और जो आपका फ़ाइन है वो कम से कम 10 लाख रुपए और ज़्यादा से ज़्यादा आपका 5 लाख रुपए तक जा सकता है। उसके बाद बात करते हैं इनकॉर्पोरेशन बाय रजिस्ट्रेशन सेक्शन 12। जब आपकी जो LLP है वो अपना डॉक्यूमेंट्स वगैरह जमा कर देती है ROC के पास, उसके 14 days के अंदर जो आपका ROC है रजिस्टर्ड द इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट, आपका जो डॉक्यूमेंट है उसे रजिस्टर कर लेगा। उसके बाद आपको एक सर्टिफिकेट दे देगा LLP का इनकॉर्पोरेशन का बाय द नेम स्पेसिफाइड देयरइन, जो भी नाम होगा उस नाम से। और जो भी स्टेटमेंट रजिस्ट्रार को दी गई होगी वो रजिस्ट्रेंट आपका वो एक्सेप्ट कर लेगा एंड सफिशिएंट एविडेंस के रूप में कि जो भी रिक्वायरमेंट्स थी वो आपकी सब कंपाइल करी गई हैं एक्ट की। उसके बाद जो आपका द सर्टिफिकेट इश्यूड शैल बी साइंड बाय रजिस्ट्रार एंड ऑथेंटिकेटेड बाय ऑफिशियल सील। द सर्टिफिकेट शैल बी कंक्लूसिव एविडेंस दैट द LLP इज इनकॉर्पोरेटेड बाय द नेम स्पेसिफाइड देयरइन। तो जो आपका सर्टिफिकेट है वो आपका कंक्लूसिव एविडेंस भी होगा। उसके बाद बात करते हैं रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ LLP एंड चेंज देयरइन। तो हर LLP का अपना एक रजिस्टर्ड ऑफिस होना चाहिए जहाँ पे भी जो भी आप कम्युनिकेशन नोटिस जो भी वो आपके भेजे जाएंगे। ये डॉक्यूमेंट में अभी सर्व ऑन ए LLP और ए पार्टनर और ए designated partner thereof by sending it by post under a certificate of posting or by registered post or by any other manner as may be prescribed at the registered office or any other address specifically declared by the LLP। तो जो आपके कोई भी डॉक्यूमेंट अगर सर्व करना है LLP या पार्टनर या फिर डेजिग्नेटेड पार्टनर को, तो वो आपका जो है पोस्ट से या फिर रजिस्टर्ड पोस्ट से या फिर आपका किसी और मैनर में या आपका रजिस्टर्ड ऑफिस पे या फिर जहाँ भी LLP ने बताया होगा वहाँ पे भेजा जा सकता है। ए LLP में चेंज द प्लेस ऑफ द इट्स रजिस्टर्ड बिजनेस रजिस्टर्ड ऑफिस एंड फाइल द नोटिस ऑफ द सच चेंज विद रजिस्ट्रार इन सच फॉर्म एंड
and manner subject to such conditions as may be prescribed and any such change shall be taken effect only upon such filing। तो अगर वो अपना प्लेस ऑफ जो आपका रजिस्टर्ड ऑफिस है वो चेंज करते तो वो उसको रजिस्ट्रार को बताना होता है। If the LLP contravenes any provisions of this section, the LLP and its every partner shall be punishable with penalty of 5,000 per day subject to maximum 50,000 rupees। उसके बाद बात करते हैं इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन के बाद जो आपकी LLP है वो सू कर सकती है और सू उसको करा जा सकता है, एक्वायर कर सकती है, ऑन कर सकती है, होल्ड कर सकती है, डेवलप कर सकती है, डिस्पोज कर सकती है प्रॉपर्टी, चाहे मूवेबल हो या फिर इमूवेबल हो या फिर टेंजिबल हो या फिर इंटेंजिबल हो। उसका हैविंग इसके बाद उसकी एक कॉमन सील हो सकती है अगर वो डिसाइड करती है तो। डूइंग एंड सफरिंग अदर एक्ट्स एज थिंग्स एज बॉडीज कोऑपरेट में लॉफुली डू एंड सफर। जो भी चीज़ें आपकी जो बॉडी कोऑपरेट कर सकती हैं वो चीज़ें भी ये कर सकती है। उसके बाद बात करते हैं नेम। सेक्शन 15 एवरी लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप शैल हैव आइदर द वर्ड्स लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप और द LLP एज द लास्ट वर्ड और द LLP एज द लास्ट वर्ड ऑफ देयर नेम। नो LLP shall be registered by a name which in the opinion of the central government is undesirable or identical or too nearly resemble to that of any other LLP or a company or a body corporate or a registered trademark। तो कोई भी ऐसा नाम आपका LLP का नहीं होना चाहिए जो या तो वो अनडिजायरेबल हो सेंट्रल गवर्नमेंट के हिसाब से, या फिर वो आइडेंटिकल हो किसी से, या फिर टू नियरली रिजेंबल हो किसी दूसरी LLP से, कंपनी से, या फिर आपका जो रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क है उससे। उसके बाद बात करते हैं रिजर्वेशन ऑफ द नेम। A person may apply in such form and manner and accompanied by such fee as may be prescribed to the registrar for the reservation of the name set out in the application. The name of proposed LLP and the name of which LLP proposed to change its name। तो आपके जो नेम रिजर्वेशन के लिए ROC को कंपनी वो कर सकती है। अपन रिसीप्ट ऑफ अप्लीकेशन, आपका जो ROC है वो अप्लीकेशन के रिसीव होने पे, फीस के रिसीव होने पे जो है वो आपका अगर वो सेटिस्फाइज है सब्जेक्ट टू द रूल्स प्रिस्क्राइब्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, अगर वो आपके सभी रूल से सेटिस्फाइड है जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिए हैं और उसे लगता है कि जो नाम है वो रिजेक्ट नहीं होगा, तो वो जो वो आपका नाम है वो रिजर्व कर सकता है उसको 3 महीने के लिए फ्रॉम द डेट ऑफ इंटीमेशन बाय रजिस्ट्रार। तो वो आपके नाम को 3 महीने के लिए वो रिजर्व कर लेता है। उसके बाद बात करते हैं रेक्टिफिकेशन ऑफ द नेम ऑफ LLP। तो अगर आपका जो नाम है LLP का वो रजिस्टर हुआ है ऐसे नाम से जो ज़्यादा आइडेंटिकल है या फिर टू नियरली रिजेंबल है किसी और बॉडी LLP या फिर कंपनी से या फिर किसी और रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क से, तो उस LLP या फिर प्रोप्राइटर के एप्लीकेशन पे जो आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट है वो LLP को उसका नाम चेंज करने के लिए बोलेगी। 3 महीने के अंदर अंदर उस LLP को अपना नाम चेंज करना होगा सेंट्रल गवर्नमेंट के डायरेक्शन के बाद। और जो आपका प्रोप्राइटर है रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क का वो सिर्फ 3 साल के अंदर अंदर ही एप्लीकेशन कर सकता है नेम चेंज करने के लिए उससे इनकॉर्पोरेशन और रजिस्ट्रेशन से। अगर आपकी LLP है वो नाम चेंज कर लेती है तो उसको फिर 15 दिन के अंदर आपके ROC को इन्फॉर्म करना होता है। गिव नोटिस ऑफ द चेंज टू रजिस्ट्रार अलोंग विद द ऑर्डर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट हु शैल कैरी आउट नेसेसरी चेंज इन द सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। तो आपको जो ROC है वो आपका जो नाम है वो इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट में चेंज कर देगा और आपको 30 डेज़ के अंदर एक नया सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन दे देगा, जिसके बाद आपका जो LLP है वो अपना नाम LLP एग्रीमेंट में भी चेंज कर सकती है। लेकिन अगर आपकी जो LLP है वो ये सेंट्रल गवर्नमेंट का जो है वो डिफ़ॉल्ट करती है डायरेक्शन में कंप्लाई करने में, तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो अपने आप LLP को नया नाम दे देगी और रजिस्ट्रार उस नाम को रजिस्टर में एंटर कर देगा और उसके बाद कंपनी को एक नया सर्टिफिकेट इशू कर देगा। तो अगर कंपनी अपने आप कर लेती है तो उसको 14 दिन के अंदर रजिस्ट्रार को नोटिस भेजना होगा और उसके 30 दिन के अंदर रजिस्ट्रार कंपनी को नया इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट दे देगा। लेकिन अगर कंपनी नहीं करती है खुद, तो जो आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट है वो खुद उसका नाम चेंज कर देगी अपने हिसाब से कुछ भी, और रजिस्ट्रार भी चेंज करके नया इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट कंपनी को दे देगा। तो हमारा पहला पार्ट कंप्लीट हो गया
LLP का। मिलते हैं अगली वीडियो में।